नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने फिर से पॉलिटी के नए लेक्चर्स के साथ। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसको केंद्रीय कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो रामबाण बैच के अगले सिलेबस के अगले टॉपिक जो कि हम लोग का है कार्यपालिका, उसके साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। और आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका रोल क्या होगा, किस राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा और किस तरह से उसकी शक्तियां राष्ट्र के अकॉर्डिंग और राष्ट्र की व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग बटी होंगी या उसे प्रोवाइड की जाएंगी। किस तरीके से अलग अलग देश के संविधान अलग अलग दर्जा देते हैं किसी भी देश के राष्ट्रपति को, और भारत देश के अंदर खासकर राष्ट्रपति के क्या मायने हैं, क्या उसके कर्तव्य है, शक्तियां हैं, क्या अधिकार उसके पास है। तो ये तमाम चीजें आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्यपालिका। आखिर कार्यपालिका किस तरीके से, और एक बार फिर मैं आपको फिर से बता दूं कि रामबाण बैच जिस पर 70% ऑफ चल रहा है, आप जल्दी से जाकर उसको परचेस करें। और तमाम जो सुविधाएं GLCIS टॉप 50 की तरफ से आप सब लोगों को प्रदान की जा रही है, उन तमाम चीज़ों का आप लोग लाभ लेवें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका, देश में कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबसे पहले हम सभी लोगों को एक परम आवश्यक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की आवश्यकता है, और वो कॉन्सेप्ट है शक्ति विभाजन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूं पहले उसी के साथ, ताकि आपके दिमाग में राष्ट्रपति को लेकर, खासकर कार्यपालिका को लेकर दिमाग में एक थीम क्लियर रहे, और आप लोगों को यह ना लगे कि हम लोग राष्ट्रपति को रटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये पद कहां से आया, क्यों आया, उसके क्या मायने हैं, पहले इसको समझने की कोशिश हम सब लोग करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मैंने आपको वैसे पहले भी बताया है, किंतु फिर मैं एक बार आपको रिपीटेशन करवाता हूं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आखिर क्या कहता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो उद्भव है, इसका जो ओरिजिन है, वो फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर आखिर क्यों जरूरी है। मैंने आपको जिस दिन संविधान के बारे में हल्का सा बताया था कि आखिर संविधान होता क्या है। किसी भी राष्ट्र को संचालित करने के लिए एक सर्वोच्च विधि, एक परम मान्य विधि होती है हमारे देश का संविधान। संविधान इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यवस्था को भली भांति संचालित किया जा सके। ठीक है, अब हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो अपने आप में पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। भरपूर कोशिशें की जाने के बावजूद भी कोई ना कोई कमियां रह जा सकती है उसके अंदर। ठीक है, इसी कारण हम लोग देखते हैं कि किसी देश का संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि उसके लचीले और कठोर होने के पीछे कारण क्या है, उसका कारण सीधा बनता है कि अगर किसी देश के अंदर ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे तो उससे हम लोग उसकी प्रासंगिकता का अंदाज लगाते हैं। ठीक है ना, प्रासंगिकता का अंदाज लगाते हैं, उसके रिलेवेंट होने का अंदाज लगाते हैं कि किसी देश के अंदर अगर नए जो बदलाव हैं उसको ऐड ऑन करने की अगर गुंजाइश है, उसके अंदर सुधारों की गुंजाइश अगर है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसी जो विधि होगी वो क्या होगी, ऐसी विधि होगी प्रासंगिक विधि होगी। अर्थात समाज में आने वाले परिवर्तनों के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम लोग बदलाव ला सकते हैं, या बदलावों के जोड़ने घटाने की उसके अंदर संभावनाएं होती है। राष्ट्रपति को समझने के पहले, कार्यपालिका को समझने के पहले आप दिमाग में पूरी थीम तैयार करें। मैं तमाम राष्ट्रपतियों से जुड़े जो रोचक किस्से होंगे वो भी आप लोगों के बारे में आपको बताऊंगा। परीक्षा संबंधी जो भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे, और जो संवैधानिक प्रावधान है वे भी हम तमाम चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि उस देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम लोगों ने एक परम मान्य एक विधि बनाई है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, जिसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। उसकी प्रासंगिकता कैसे चेक करते हैं कि उस देश के संविधान में किसी भी अच्छे और बुरे बदलाव जो हैं इनको ध्यान में रखते हुए जो भी परिवर्तन करने की गुंजाइश होती है उसी के अंदाज हम लोग, उसी के अनुरूप हम लोग वो लगाते हैं कि उसकी प्रासंगिकता कितनी है, वो संविधान कितना रिलेवेंट है। अब अगर हम लोग ये देखें कि किसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर फिर से एक बार आते हैं। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो आया है इसलिए फ्रांसीसी क्रांति से आया है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोग ध्यान रखें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, विचारक है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है ना, तो
आप लोग मॉन्टेस्क्यू का नाम याद रखें, मॉन्टेग्यू नहीं होगा, मॉन्टेस्क्यू याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वो 1919 के अधिनियम वाला व्यक्ति अलग है, ये मॉन्टेस्क्यू है, ये विचारक है, ये जो भी यहाँ करे, जो स्टडी संविधानविद हैं, कई सारे लोग हैं जो इन व्यवस्थाओं पर अपनी टीका टिप्पणी अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग करते हैं। इसका कहना यह था कि किसी भी देश के अंदर जो शक्ति पृथक्करण होता है, अब शक्ति पृथक्करण किसके अंदर होता है मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, वो होता है सरकार के अंगों के मध्य। किसके अंदर? सरकार के अंगों के मध्य। सरकार के अंगों के मध्य क्या होता है? शक्ति का पृथक्करण किया जाता है। सरकार के अंग कितने होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं सरकार के? सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के मध्य क्या होता है? शक्ति का विभाजन होता है। इसको आप लोग संविधान की भाषा, किताबी भाषा और हमारी सामान्य और रफ लैंग्वेज में भी इनको आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे हम किस तरीके से हम इनको समझें। तो न्यायपालिका के बारे में तो लगभग सभी लोगों के दिमाग में क्लियर होता है कि हमारे देश की जो हायर जुडिशरी से लेकर तो जो लोअर जुडिशरी है, इन तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये तमाम जो चीज़ें हैं सभी लोगों के दिमाग में क्लियर होती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि यार विधायिका हम लोग किसे माने, कार्यपालिका किसे माने। सिर्फ किताब में पढ़ तो लिया है। कई बार ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी यहां पर भी बैठते हैं, नरेंद्र मोदी यहां पर भी बैठते हैं, नरेंद्र मोदी को क्या माने? नरेंद्र मोदी विधायिका का हिस्सा हैं या कार्यपालिका का हिस्सा हैं? राहुल गांधी अगर मान लो पूरे देश में व्यवस्था को अगर मान लो डगमगाने में, अपना तमाम चीज दिखाने में अगर मान लो कि वो अगर कहीं ना कहीं असरदार हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को पता होना चाहिए कि वे कहां से सांसद हैं। अगर वे सांसद हैं किंतु सरकार में नहीं है तो उनका क्या रोल होगा? वो क्या विधायिका में होंगे या कार्यपालिका में होंगे? अगर होंगे तो कब उनके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय और सहमति, अनुमोदन, इन तमाम चीजों का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है। तो न्यायपालिका सभी लोगों को, एक आम आदमी को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका में अक्सर कंफ्यूजन होता है। किताब में तो यही बताया जाता है कि जो कार्यपालिका है आपकी, वो देश में जो भी विधि बनाई गई हैं उनके किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। और इसके अंदर आप देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर कवर होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं फिर वापस आता हूं शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ऊपर। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो सरकार के 3 अंगों के मध्य होता है, और उसमें पहला है विधायिका। सबसे पहले हम लोग विधायिका को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर विधायिका है क्या? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी जो विधायिका है, यही क्या है? आपकी संसद। यह है केंद्रीय स्तर की विधायिका। केंद्रीय स्तर की विधायिका कौन हो गई? संसद हो गई। इसके बाद में राज्य स्तर की अगर बात की जाए, राज्य स्तर की बात की जाए तो राज्य विधान मंडल। क्या हो गया? राज्य विधान मंडल। मैंने मंडल शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि सभी राज्यों के अंदर विधान सभा ही देखने को मिलती है, परिषद गिने चुने राज्यों के अंदर है, इसीलिए मैंने विधानमंडल लिखा है। क्योंकि विधानमंडल तब बनता है जब परिषद और सभा दोनों मिल जाती हैं। किंतु कई स्थानों पर अगर सभा ही लिखा है तो आप ये मान के चलें कि उस देश, उस पर्टिकुलर राज्य की जो विधायिका है वो एक सदनी है। जिन राज्यों में विधायिका 2 सदनी होगी, वहां उच्च सदन के रूप में आपको परिषद देखने को मिलेगी और निम्न सदन के रूप में आपको संविधान सभा अपने विधान सभा देखने को मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं संसद, जो कि हमारी केंद्रीय विधायिका है, हमारा केंद्रीय विधानमंडल है। केंद्रीय विधानमंडल हमारा परमानेंट, हम लोगों ने उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था में हम लोगों ने देखा है कि आपका पहला जो उच्च सदन है वो राज्यों का सदन है, और दूसरा जो निचला सदन है वो जनता का सदन है, वो आम जनता का हाउस है, जिसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। और जो अपर हाउस है वो है आपका हाउस ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है, ताकि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हम लोगों ने भली भांति वहां पर सुनिश्चित करने की कोशिश की है। चलो आइए देखते हैं अब इसका काम क्या होगा। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के उद्भव का उद्देश्य यही है कि ये जो तमाम अंग है इनके मध्य क्या हो? कोई क्लैशेस ऑफ पावर ना हो। ठीक है। हमारे देश की जो संविधान, जो सर्वोच्च विधि है, हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान में ऑलरेडी सब कुछ निर्धारित है।
और वो निर्धारित इसीलिए किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को सर्वोच्च शक्ति का धारक ना समझकर हर व्यक्ति अपने आप को यह समझे कि उसको किसके अकॉर्डिंग चलना है, किसके अकॉर्डिंग अपने कार्यों का निष्पादन करना है, कर्तव्यों का निष्पादन करना है। तो वो होगा आपका भारतीय संविधान, जो हमारे देश की सर्वोच्च विधि है और सर्वोच्च विधि है और सभी लोगों के लिए इसको मानना बाध्यकारी है। और बाध्यकारी जिस पर जो भी व्यक्ति इसको नहीं मानेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तभी जाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे देश में क्या है, विधि का शासन है। ठीक है, ये सिर्फ कोरे दावे नहीं है किंतु ये सार्थक बनाए गए हैं और उस पर्टिकुलर संविधान का संरक्षक हम लोगों ने बनाया है न्यायपालिका को। ठीक है, फिर से बात करते हैं विधायिका। सभी लोगों को समझ में आ गया कि पहला जो केंद्रीय विधायिका है वो आपकी संसद है। ठीक है, दूसरा है राज्य स्तर पर आपकी राज्य विधान मंडल, आपकी जो संसद है। अब संसद में हम सभी लोग जानते हैं कोई भी विधायिका हो, चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद में सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं। हमारे देश में जैसा कि सभी लोगों को पता है आपको कि बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है और मल्टीपल पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं अपने दर्जे के अकॉर्डिंग। निर्वाचन आयोग से सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जो काबिलियत है, जो भी उन लोगों ने सीटें हासिल की है भारत देश में और अलग अलग राज्यों में और क्षेत्रीय स्तर पर, उसके अकॉर्डिंग में दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा उन लोगों को मिल जाता है। ठीक है, वे लोग कंटेस्टिंग करते हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और जनता जनार्दन है, जो हमारा भारत देश के संविधान का प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोगों का अर्थ यह है कि द सोर्स ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल। ठीक है ना, जनता क्या है, शक्ति का स्रोत है और ये तमाम जो चीजें बनी है, ये सर्वोच्च विधि बनी है और हमने इसी पर्टिकुलर विधि का शासन स्थापित किया है, ये जनता की इच्छा से किया है, ना कि जनता पर थोप कर किया है। अब हम लोग बात करते हैं संसद की, जो कि कैसी है, द्विसदनात्मक है। पहला उच्च सदन जो होगा वो आपका राज्यसभा होगा और निम्न सदन आपका लोकसभा होगा। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा विधि का निर्माण करना। क्या होगा इसका कार्य, इसका कार्य होगा विधि का निर्माण करना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग चलो अब मैं फिर से आपको तमाम अंगों के बारे में डिटेल बताता हूं। ठीक है ना, चलो अभी आ गए आपके सरकार के अंग। सरकार के अंगों के मध्य आपकी विधायिका। विधायिका का कार्य होगा विधि का निर्माण करना। क्या होगा, विधि का निर्माण करना। दूसरा जो हम लोगों का सरकार का अंग होगा वो होगा कार्यपालिका, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, दूसरी होगी आपकी कार्यपालिका। अब हम लोग पहले हायरार्की में राष्ट्रपति पहले पढ़ने लग गए, इसलिए राष्ट्रपति किसका हिस्सा है, तो कार्यपालिका का हिस्सा है। और तमाम पदों को पढ़ने के लिए हम लोग को इस कोर कॉन्सेप्ट्स को याद होना चाहिए, हम लोग को कंठस्थ होना चाहिए। जब भी आप पॉलिटी पढ़े तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके दिमाग में क्लियर है, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी क्लियर है और भारत देश में और ये दुनिया भर के अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हो गई, संसदीय शासन व्यवस्था हो गई, अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको हमेशा सारी चीज समझ में आएंगी, कभी भी कोई चीज को रटना आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग कार्यपालिका का जिक्र अभी कर रहे थे, लेकिन इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो सरकार के अंगों में कार्यपालिका कार्य क्या होगा, इसके द्वारा बनाई गई जो विधि होंगी, ठीक है ना, ये क्या करेगी। अब ये डिपेंड करता है किसी भी राष्ट्र के अंदर की वहां पर व्यवस्था कैसी है। ठीक है ना, इस बात को गौर करिएगा, शर्तें लागू हैं तमाम चीजों के लिए, तो गौर से आप लोग इन सब चीजों को समझते हुए चलिएगा। इसका कार्य वैसे होता है विधि को लागू करना, इसका कार्य है विधि का निर्माण करना, इसका कार्य है विधि को लागू करना। और तीसरा जो सदन है वो आपका क्या है, तीसरा जो सदन है आपका, उसका कार्य है इसके द्वारा बनाई गई विधि, इसके द्वारा लागू की गई विधि, इन दोनों लोगों के, इन दोनों अंगों का जो कार्य निष्पादित हो चुका है उस कार्य का क्या करना, मूल्यांकन करना। क्या करना, उस कार्य का मूल्यांकन करना और परीक्षण करना। क्योंकि अगर हमारे देश में हम सभी लोग कहते हैं कि भाई आखिरी अगर कोई रास्ता है किसी चीज को लेकर, अगर हम तमाम चीजों से अगर हताश हो चुके हैं, व्यवस्था से हताश हो चुके हैं, तो हम लोग का फाइनल जो अंतिम जो विश्वास पात्र अगर कोई अंग बचता है देश के अंदर, निकाय बचता है, तो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यायपालिका।
हम सभी लोग जानते हैं कि न्याय, कई बार हम परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं देख पाते, किंतु फिर भी हम लोग आज भी भारत देश के अंदर अगर किसी पर अंतिम अवस्था तक अगर भरोसा टिका होता है तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की न्यायपालिका है। ठीक है ना। चलो, लोगों के चक्कर में कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, किंतु फिर भी हम तमाम बुराइयों के बाद भी हम सभी लोग जानते हैं कि न्यायपालिका हमारे देश में बहुत बेहतरीन तरीके से अपना कर्तव्य निभाती है। ठीक है ना। तो यह इसका कार्य क्या है? मूल्यांकन करना विधि का, इसके लागू किए गए उसका, और विधि का परीक्षण करना। अगर इस न्यायपालिका को किस नाते, क्योंकि यह संविधान की क्या है? संरक्षक है। संविधान क्या है आपका? देश की सर्वोच्च विधि है, उसका संरक्षण करना आवश्यक है। अगर उसका संरक्षण हम लोग नहीं कर पाएंगे, अगर उसे ही भंग कर दिया गया, उसे ही अगर खंडित कर दिया गया राजनीतिक लाभों के लिए, बदलती राजनीतिक परिदृश्य को लेकर, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकेंगे कि हमारे देश में विधि का शासन है या नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकेंगे कि हमारे देश में विधि का शासन है या नहीं है। ठीक है। चलो आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ये हो गए हम लोग के सरकार के अंगों की बात। अब मैं आपको फिर कुछ कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब किसी भी राष्ट्र के अंदर आपको अलग अलग, हमारे पूरी दुनिया में व्यवस्थाएं चलती हैं। व्यवस्थाएं जैसे जो दो टाइप की व्यवस्थाएं, एक होती है आपकी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। कैसी? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं किसी भी राष्ट्र के अंदर, कि किसी भी राष्ट्र के अंदर सरकारें किस तरीके से चलाई जाएंगी, कैसे संचालित होंगी, तो सबसे पहला आपकी हो गई अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और दुनिया में जो दूसरी प्रचलित व्यवस्था है वो है आपकी संसदीय शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी हो गई अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और दूसरी हो गई आपकी संसदीय शासन व्यवस्था। किसी भी इस बात को गौर से आप लोग समझिएगा, सुनिएगा और मेंशन करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर आपको यह पता करना है, इस बात का निर्धारण करना है कि वहां पर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है मेरे दाहिने हाथ वाली, या संसदीय शासन व्यवस्था है, इन दोनों व्यवस्थाओं का अगर आपको निर्धारण करना है तो फिर जो मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया है वहां पर आपको दो अंगों के मध्य संबंध कैसे हैं, इस आधार पर निर्धारित करना पड़ेगा कि उस देश के अंदर व्यवस्था कैसी है। ठीक है। चलो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। फिर मैं छोटा सा लिखता हूं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वही आपके सरकार के अंग। ठीक है ना, जिसके अंदर आपका लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में संबंध कैसे हैं। अगर संबंधों और कार्यों में अगर स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है, शर्तें कैसी हैं? अगर स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है किसमें? इन दोनों अंगों के मध्य। किसमें? विधायिका व कार्यपालिका। न्यायपालिका का रोल थोड़ा सा अलग होगा। न्यायपालिका लगभग सभी राष्ट्रों के अंदर एक संविधान के संरक्षक के रूप में है, व्यवस्था की संरक्षक के रूप में है। तो इसीलिए हम सभी लोग क्या करते हैं कि जो विधायिका और कार्यपालिका है, इन दोनों के बीच के संबंधों का ही अक्सर मूल्यांकन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, अगर किसी भी राष्ट्र के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में विधायिका, विधि बनाने वाले लोग, और कार्यपालिका, लागू करने वाले लोगों के मध्य अगर स्पष्ट विभाजन है संबंधों का, तो वहां पर क्या होगा? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होगी। इन दैट पर्टिकुलर कंट्री द सिस्टम विच प्रिवेल वुड बी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यहां अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अध्यक्ष राष्ट्रपति है। मैं तमाम जो चीजें हैं वो टॉपिक के संदर्भ के और उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं। आप चीजें नोट डाउन करते चलें और टॉपिक खत्म करने से पहले आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट से अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग चाहे कितना भी रट लें, तमाम चीजें आपकी इनकम्प्लीट रह जानी है। ठीक है ना। अब रही बात आती है संसदीय शासन व्यवस्था की। रुकने चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरकार के अंगों के मध्य संबंध। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं कि सरकार के अंगों के बारे में जानते हैं।
ठीक है, आपका विधायिका, आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझने की कोशिश करिएगा कि विधायिका जो भारत देश की संसद है। अब जैसा कि मैंने कहा था, ये कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नरेंद्र मोदी सर कहां बैठेंगे, विधायिका या कार्यपालिका में। और मैंने ये भी कहा है कि सरकार के इन दोनों अंगों के मध्य जो संबंध होगा वो संबंध निर्धारित करेगा कि किसी देश के अंदर व्यवस्था में कैसी व्यवस्था है अध्यक्षीय व्यवस्था है या वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ व्यवस्था है। ठीक है ना। कैसे निर्धारित करेंगे हम लोग? इस सरकार के अंगों के मध्य विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध कैसे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसमें कार्यों का या संबंधों का स्पष्ट विभाजन है, अगर विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित ना कर सके, किसी भी तरह का आउटपुट इनपुट ना दे सके उसको, और अगर किसी तरह का राय मशवरा ना कर सके। रही बात अगर संसदीय व्यवस्था कैसी होगी, संसदीय व्यवस्था के अंदर लगभग इन दोनों के बीच में संतुलन, नियंत्रण दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर संबंधों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जाता है। ठीक है, इन तमाम चीजों से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आखिर आवश्यक क्यों है। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि भारत देश में आखिर व्यवस्था कैसी होगी और दुनिया में प्रचलित जो दूसरी व्यवस्था है। हमारी जो भारत देश की व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है और वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। जब भारत देश के संविधान का निर्माण हो रहा था तब हम सभी लोग ये भी व्यवस्था ले सकते थे जो कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। दुनिया भर के कई सारे लोग, जब हम लोगों ने संविधान के जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था को लिया या अपनाया तो कहीं ना कहीं इसकी कटु आलोचना की गई। कारण यह था कि जिन लोगों के आप हमेशा से गुलाम रहे थे उन्हीं लोगों की व्यवस्था को आप लोगों ने अपने देश में शासन संचालित करने के लिए अपना लिया। किंतु हम सभी लोग चाहे लाख अंग्रेजों से नफरत करें, किंतु हम लोगों को इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद एक सबसे बढ़िया अवसर मिला था और वो अवसर था हमारे खुद के भारत के लोगों के द्वारा निर्मित संविधान सभा और भारत देश के लोगों को शासित करने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए या एक बहुत बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। और आज़ादी की इस लड़ाई के पहले ऑलरेडी भारत इतना कुछ त्याग कर चुका था तो इस अवसर को वो त्याग नहीं सकता था। अब हम लोगों ने ये देखा कि किस व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था हम लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो सीधी बात है, हम लोगों को जिस व्यवस्था का अनुभव था हम लोगों ने उस पर्टिकुलर व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया और वो व्यवस्था भारत ने अपनाई, संसदीय शासन व्यवस्था। तो सबसे बड़ा उसका कारण था अनुभव। ठीक है ना। इसी के द्वारा हम लोग शासित हुए थे आज तक, क्योंकि 1773 आप सभी लोग जानते हैं संवैधानिक विकास के क्रम में, जिस दिन मैं आपको भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि 1773 का पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, सुधार अधिनियम क्यों लाया गया था। इस सुधार अधिनियम से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी अनुभव हम लोगों ने प्राप्त किया वो अनुभव संसदीय शासन व्यवस्था का था। अब उसके पीछे और भी कारण हैं, किंतु सबसे पहला कारण ये कि हमें इसी व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता था। अब हम लोग या तो एक्सपीरियंस को चूज कर सकते थे, किसको? एक्सपीरियंस को, शब्दों पर गौर करिएगा, या एक्सपेरिमेंट पर, या एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट क्या होता? अगर हम किसी ऐसी व्यवस्था को लेते जिसके बारे में हम लोगों को कोई नॉलेज अगर नहीं है, ठीक है, तो वो व्यवस्था हम लोग के लिए कौन सी होती? वो व्यवस्था हम लोग के लिए होती अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और दूसरे कारण ये कि हम सभी लोग जानते हैं कि इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, ठीक है, इतने लंबे संघर्ष के बाद हम लोग को हमारे खुद के, जिसको हम लोग हमारा होम रूल कह सकते हैं, हमारा खुद का गृह शासन कह सकते हैं, वो स्थापित करने का अवसर हम लोगों को मिला था और इस अवसर को हम लोग हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। आज मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कल से हम लोग कोर कार्यपालिका जो होगी उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट इसको देखिएगा कि इस अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का हम लोग को कोई अनुभव नहीं था। ऊपर से कारण यह है कि जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है ये सिंगल हेड सिस्टम व्यवस्था होती है। कैसा?
सिंगल हेड, एकल प्रधान, शब्दों पर गौर करिएगा। इससे आपके ना सिर्फ कार्यपालिका बल्कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो भी आपको बहुत भली भांति कॉन्सेप्ट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो कैसी? एकल प्रधान व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? एकल प्रधान व्यवस्था। यहां पर संवैधानिक प्रधान हो या देश का वास्तविक प्रधान हो, दोनों कौन रहेगा? राष्ट्रपति। क्या कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। कौन रहेगा? प्रेसिडेंट। अब हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था को चूज करने के पीछे एक कारण यह भी कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर एकल प्रधान नहीं होंगे, बल्कि कैसे प्रधान होंगे? आपके दोहरे प्रधान होंगे। कैसे प्रधान होंगे? आपके दोहरे प्रधान। कैसे प्रधान होंगे? दोहरे प्रधान। कैसी व्यवस्था होती है? दोहरे प्रधान वाली व्यवस्था। इस दोहरे प्रधान वाली व्यवस्था में एक होता है आपका संवैधानिक प्रधान, जो आपका नाम मात्र का प्रधान भी है। लगे हाथ आपको इन कॉन्सेप्ट के साथ ये भी पता चल जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान को कई सारे आलोचक ये भी कहते हैं कि आपके देश का जो संविधान है वो उधार का लिया संविधान है, किंतु हम सभी लोग उनको जवाब देने के लिए या फिर ऐसे टीका टिप्पणी पर उत्तर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। भाई सीधी बात है, प्रिपेयर तभी कर पाएंगे जब हमें उस बात का नॉलेज होगा, उसके पीछे रीजनेबिलिटी पता होगी हम लोगों को। तो वहां पर यह कि ये सिर्फ संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है। अब इस पोस्ट को हम लोगों ने भले अमेरिका से ले लिया हो, किंतु उस व्यवस्था को लिया कैसा है, किस फॉर्म में लिया है? अब देखो, व्यवस्था ली है हम लोगों ने यूएसए से, किंतु इसका जो नेचर है वो प्रभावित है यूके से। अब यूके में कौन है? यूके में महारानी है। कौन है यूके में? यूके में महारानी है, क्योंकि महारानी वहां पर नाम मात्र की प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, सेरेमोनियल हेड है वहां की वो, किंतु वास्तविक प्रधान ब्रिटेन के अंदर भी कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक साहब। गर्व होना चाहिए हम सभी लोगों को कि जिस देश के हम लोग गुलाम रहे, उसी गुलामी वाले देश का एक नागरिक, उसी मूल का नागरिक आज उस देश का, जिसने लगभग आधी दुनिया को अपना गुलाम बनाया हो, उस देश का वास्तविक प्रधान है। तो भाई सीधी बात है, गर्व करने वाली बात है। दुनिया में वैसे तो कई सारे भारतीय अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक साहब उनमें से एक हैं। तो वास्तविक प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब वापस आते हैं इसी बात पर कि सर आप हमें बताने वाले थे सरकार के अंग, ठीक है ना? तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कौन कहां बैठेगा? अब मैं आपको बताता हूं कि ये हो गए आपके विधायिका जो हमारी संसद है, यहां पर सत्ता पक्ष प्लस विपक्ष दोनों बैठेंगे और दोनों ही सदनों में बैठेंगे। ठीक है, दोनों सदनों में कैसे? ये सेम लोग आपकी राज्यसभा में बैठेंगे और ये आपकी लोकसभा में भी बैठेंगे। ये सब लोग मिलकर क्या कहलाते हैं? ये विधायिका के लोग कहलाते हैं। किंतु हमारे देश में जो भी सरकार जीतती है, या वे लोग जो कार्यपालिका स्थापित करते हैं या जो कार्यपालिका बनाते हैं, अब हमारे देश में कार्यपालिका दो तरह की होती है। जिन राजनेताओं के बारे में जो राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से आते हैं, चुनाव के माध्यम से आते हैं, उसे हम लोग टेम्पररी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो लोग परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होते हैं, ठीक है ना, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आते हैं, वे लोग होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लोग, आईएएस, आईपीएस और जो तमाम अखिल भारतीय सेवा वाले, केंद्रीय सेवा वाले लोग हैं, राज्य सेवा वाले लोग हैं, ये तमाम लोग कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लोग, क्योंकि ये चुनाव के माध्यम से नहीं आए हैं और ये पॉपुलर गवर्नमेंट की तरह नहीं होते हैं कि भाई जब कॉन्फिडेंस रहा तब तक सरकार में बने रहेंगे, कॉन्फिडेंस खत्म हुआ और खत्म हो जाएगा। ये लोग रिटायरमेंट तक अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अब सेम जो चीजें होंगी वो आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह देखने को मिलेगी। अब भारत देश में चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो दोहरे प्रधान वाली व्यवस्था, तो यहां पर क्या होगा? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। इसीलिए विधायिका जो होती है, इसी के मध्य से इस संसद, इसी विधायिका में जो संसद के सारे सदस्यों को हम लोग कहेंगे सांसद, और किसी भी राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, सांसद अगर चुनकर गया है,
वो संसद का सदस्य कहा जाएगा। तो इसीलिए याद रखें कि सांसद जहां बैठते हैं उसे संसद कहते हैं। संसद दो सदनी है हमारी, अपर हाउस जो होगा वो राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। इसको समझिए कि जो आपकी विधायिका है, ठीक है, जो आपकी संसद है, इसी के बीच से आएगी कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका कौन, तो यहां जैसे मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया था कि यह है हमारी संसद, उसी तरह कार्यपालिका है हमारी भारत सरकार। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं इसके अंदर दोनों ही चीजें इंक्लूड कर रहा हूं, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोथ। बट आप यहां समझने के लिए समझिए कि यहां पर बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव में किसे बहुमत मिला है। आप सभी लोग जानते हैं, पुरानी अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर अभी केंद्र में सरकार किसकी है, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं। तो वे लोग कौन हो गए, वे लोग सरकार के लोग हैं। वे लोग कौन हो गए, वे लोग एग्जीक्यूटिव के लोग हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड एंटाइटल्ड फॉर टू एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर सभी लोग हैं। सत्ता पक्ष के अंदर नरेंद्र मोदी और इनकी काउंसिल और इनके सारे लोग। बाकी विपक्ष में कौन बचा, अब यहां पर नरेंद्र मोदी और काउंसिल तो है ही, साथ में इनके भी कई सारे सांसद। सारे के सारे सांसदों को थोड़ी मंत्री या मंत्री परिषद बना दिया जाएगा, ठीक है ना, बाकी भी तो लोग होंगे। बाकी लोग बच्चे कौन, विपक्ष के लोग। अब विपक्ष में सब लोग आ गए। जो लोग इनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, जो नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन कर लेंगे, सिर्फ वही लोग इनके साथ सत्ता पक्ष में गिने जाएंगे, सरकार में नहीं किंतु सत्ता पक्ष में गिने जाएंगे। और बाकी जो तमाम पार्टी के लोग हैं वे लोग कौन हो जाएंगे, चाहे मायावती की पार्टी के लोग हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी के लोग हो, चाहे तमाम जो भारत देश में अलग अलग साउथ इंडिया के अलग पार्टीज हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्टीज हैं, वे सभी बाकी जो लोग होंगे इनके चुने हुए सांसद क्या कहलाएंगे, आपके विपक्ष के लोग कहलाएंगे। अब जो विधि बनती है, विधि जो बनाई जाती है हमारे देश में एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। उसमें यह कहा जाता है कि कोई भी जो बिल होता है, कोई भी जो विधेयक होता है, वो कानून या अधिनियम कब बनता है, जब उसको संसद का अनुमोदन मिल जाए। अलग अलग जो बिल होते हैं उस पर अलग अलग अनुमोदन मतलब संख्या बल की आवश्यकता होती है। कई सारे जो बिल होते हैं वो सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं, कई सारे विशेष बहुमत से होते हैं, कई सारे विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का उसमें अनुमोदन चाहिए होता है, क्योंकि वो भारत देश की संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विधेयक होते हैं और इसमें राज्यों का अनुमोदन लेना परम आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझे होंगे, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है ये सब लोग मिलकर किसका हिस्सा होते हैं, ये संसद का हिस्सा होते हैं, विधायिका का हिस्सा होते हैं। इसी के अंदर से चूंकि भारत देश में व्यवस्था कौन सी अपनाई गई है, संसदीय शासन अपनाया गया है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कैसी व्यवस्था होती है, दोहरे प्रधान होते हैं, एक वास्तविक प्रधान होता है जो प्रधानमंत्री होता है, जो हम लोग जिसकी सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार का हेड कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, और एक नाममात्र का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, देश का प्रथम नागरिक है, और सर्वोच्च प्रधान है देश का, वो देश का राष्ट्रपति है। किंतु वो अपने सारे के सारे जो कार्य होगा, जिस राष्ट्रपति पद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे काम किसके साथ, किसके कारण करेगा या किसके अनुमोदन से करेगा, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है ना। वो किसके सहयोग से सारे कार्य करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, उसकी मंत्री परिषद है, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ना कि उसका चुनाव होता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ सांसदों के होते हैं, और जिस पार्टी के सांसद या जिस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है उस पार्टी में सांसदों में से एक नेता चुन लिया जाता है, और उसी सांसद के जो नेता चुन लिया जाने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम लोग प्रधानमंत्री कहेंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना होएं कि इसमें कौन लोग होंगे। अब मैंने आपको पहले समझा दिया, सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए परम आवश्यक है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बाकी सरकार के जो अंग है इनके मध्य कोई ऐसा टकराव या असंतुलन पैदा ना हो। किंतु हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था को लिया है, वो इसलिए लिया कि हम लोग अनुभव पर ज्यादा ध्यान दिया हम लोगों ने, ना कि एक्सपेरिमेंट पर। उसके बाद ज्यादा अगर मैंने जहां तक अपने जीवन में जितना भी नॉलेज हासिल किया है, या मैंने जहां तक आज तक किताबों में पढ़ा है संविधानविद लोगों के बारे में, वो सभी लोग ये कहते हैं कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जो होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। किंतु मैंने आपको तुरंत पहले ही आपको दोष बता दिया कि व्यवस्था कैसी है, वो आपकी
पहली बात तो उसका हम लोग को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। दूसरा, वो एकल प्रधान वाली व्यवस्था थी। अब एकल प्रधान व्यवस्था के अंदर हम कभी भी किसी एक व्यक्ति के हाथों में पूरी की पूरी शक्तियों को निहित नहीं कर सकते थे, ऐसा रिस्क कदापि हम लोग नहीं ले सकते थे। इसी कारण हम लोगों ने क्या किया, संसदीय शासन व्यवस्था को चुना, क्योंकि हम लोगों ने स्थायित्व से ज्यादा, किससे, स्थायित्व से ज्यादा हम लोगों ने किस पर ध्यान दिया, उत्तरदायित्व पर। मैं आपको तमाम चीजें डिक्टेट करके नहीं लिखवा सकता, किंतु आप लोग समझिएगा और इन छोटे छोटे शब्द जो हैं, वो बुलेट पॉइंट जो हैं, इन कीवर्ड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोग पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा। छोटे छोटे शब्दों में बड़े बड़े पैराग्राफ का सार है, तो कोशिश करिएगा मेरे साथ, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं वैसे आप लोग समझने की कोशिश करें। तो जो स्थायित्व की जगह हम लोगों ने किस पर ध्यान दिया, उत्तरदायित्व। स्टेबिलिटी की जगह वी हैव फोकस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा जो उत्तरदायी लोग हैं जनता के प्रति, वे लोग जनता पर शासन करें, ना कि सिर्फ स्थायी बने रहने वाले लोग। तो ये आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए आपके। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण किनके मध्य होता है, तो सरकार के अंगों के मध्य होता है। सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले विधायिका, देन कार्यपालिका, देन आपका न्यायपालिका। अगर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो संबंध हैं वो कैसे हैं, वही निर्धारित करते हैं कि किसी राष्ट्र के अंदर व्यवस्था कैसी होगी। अगर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच, तो वहां पर पाया जाएगा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। और अगर दोनों के मध्य क्या हो, अगर नियंत्रण और संतुलन है, तो वहां पर कैसी व्यवस्था होगी, आपकी संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था लेने के पीछे मैंने सारे के सारे कारण आपको बताए, और हम लोगों ने वो कारण बताने के तभी हम लोगों ने समझा कि ये जो संसद है, यहीं से हम लोग की कार्यपालिका निकल के आती है। इन्हीं चुने हुए लोगों में से हमारे देश में नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं। तो ये था आपके कार्यपालिका, सरकार के अंगों का जो एक अंग है, उसके कोर कॉन्सेप्ट्स। कल हम लोग मिलेंगे संवैधानिक प्रावधान के साथ में। कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। तो भारत देश सबसे शुरुआत ही होती है कार्यपालिका की राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसी के बाद हम तमाम चीजें आगे डिस्कस करने वाले हैं। हर राष्ट्रपति के बारे में सारे फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे, और जो भी मुख्य परीक्षा उपयोगी जो डेटा होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारे किस्से जानेंगे, और आगे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो मैं गजेंद्र सिंह फिर आपको एक बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग रामबाण बैच के कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेस करें। सबसे अफोर्डेबल एंड फिजिबल कोर्स है वो, ठीक है, जो कि बहुत ही कम दाम पर अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।